बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, यानी हम प्रश्न नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न नंबर 12 से 16 तक आपके 4 मार्क्स का है और उसमें वर्ड लिमिट जो है वो 120 है ना, आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा था 13 में कि फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति हमने जब पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जो लुई 16 था उस समय कर्ज बढ़ता जा रहा था फ्रांस ने, युद्ध के कारण और भी बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण कर्जा बढ़ता जा रहा था और लोग उससे कर्जा मांग रहे थे, है ना, उससे सम्राट से कि भाई हमारा पैसा जिन व्यापारियों ने दिया था वो वापस मांग रहे थे और उसका जो दरबार था जो उसका खर्चे खत्म नहीं हो रहे थे, अनाप शनाप थे। तो ऐसे में वो कर्ज से उबरने के लिए उसने नए कर लगाए जिनका अनुमोदन होना था उससे स्टेट जनरल की बैठक से। मैंने बताया था 3 स्टेट थे उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले और दूसरे वर्ग में ये आते थे सारे अभिजात वर्ग, यानी सारे बड़े बड़े लोग थे, है ना, राजा के दरबारी थे और चर्च के लोग थे। तो इनको कर नहीं देना पड़ता था, तीसरे वर्ग को सारे कर देने होते। तो तीसरे वर्ग के लोग जब उसमें खड़े थे मीटिंग में, उनको पता चला कि नए कर लग रहे हैं सिर्फ तीसरे वर्ग को देने हैं, तो उन्होंने इसका बहिष्कार किया कि भाई हम ही क्यों दें, है ना। तो इस प्रकार से और वहां से शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति की। वो बैठक छोड़ के चले आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो लिखा है कोशिश की है अच्छे से कम शब्दों में ज्यादा कुछ बताने की। तो फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण था फ्रांस की सरकार कर्ज से दबी जा रही थी और दरबार के खर्चे असीमित थे। ऐसी स्थिति में देश को कर्ज से उबारने के लिए सम्राट लुई 16 ने नए कर लगाए, ठीक है, जिनका अनुमोदन जो है किससे होना था, स्टेट जनरल की बैठक में होना था। सिर्फ सम्राट ही नहीं कर सकता था, ऐसे स्टेट जनरल से उसको अनुमोदन कराना होता था जिसमें सभी स्टेट थे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, जिससे स्टेट जनरल की बैठक में होना था जिसमें तीसरे स्टेट के लोगों में विवाद हो गया, वो बैठक बहिष्कृत करके चले गए और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये तात्कालिक कारण है कि नए कर्जे लगाना, तो उन कर्जों का अनुमोदन ना करना और बैठक छोड़ के चले जाना, ठीक, ये हो गया। अगला इसका अथवा है प्रश्न नंबर 12 का, प्रश्न नंबर 12 का, है ना, 12 है ये। इसका अथवा है कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन इस प्रकार था, है ना। उसमें पूछा कि फ्रांस में महिलाओं का जीवन कैसा था। तो काफी हमारे यहाँ हम कहें तो पुराना जो भारत था लगभग वैसा, पर वो भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे ही स्वतंत्र हुए वैसे ही महिलाओं को सारे राजनीतिक अधिकार दे दिए गए संविधान से, है ना। समाज में उनको कितनी स्वीकृति मिली ये बात की बात है, पर कम से कम संविधान ने उनको बराबर, जैसे ही स्वतंत्रता मिली वैसे ही सारे अधिकार बराबर महिलाओं को पुरुषों को दिए। तो फ्रांस में फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन इस प्रकार था। नंबर 1 तो वह जीवन निर्वाह के लिए कार्य करती थी। इस कार्य में उनका सिलाई बुनाई, है ना, ऐसे काम करना, सब्जी भाजी बेचना, ये काम थे, ठीक। दूसरा, उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी उन्हें मतदान का ही अधिकार नहीं था, तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक। उसके अलावा वह आर्थिक अधिकार भी उन्हें कम थे क्योंकि उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी जो थी वो कम दी जाती थी, काम बराबर करते थे पर मजदूरी कम मिलती थी, ठीक है। उसके अलावा एक और है कि सामाजिक अधिकार भी कम थे क्योंकि उन्हें विवाह का निर्णय नहीं ले सकती थी, वह विवाह का निर्णय नहीं ले सकती थी। इस प्रकार उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पुरुषों की तरह नहीं थे, उन्हें कम अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 अथवा भी इसलिए करवा के चल रही हूँ जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर हों, है ना, क्योंकि हमें प्रश्न जितने ज्यादा कवर करेंगे उतना ही अच्छा है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो अब हम प्रश्नों पर भी बात करते ही हैं और अच्छा है इसी बहाने कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करा सकूंगी। बच्चे अक्सर कहते थे मैडम इसका प्रश्न, सारे प्रश्न करवाइए आप आपसे, क्योंकि मैं एक वीडियो में कितने प्रश्न करवा सकती हूँ, है ना, बहुत बड़ी 2 घंटे की तो नहीं बना सकते, ठीक। अगला जो है वो है बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। यानी बोल्शेविक जो थे, क्रांति हुई थी ना रूस में, तो कौन कौन से परिवर्तन इमीडिएटली किए थे उन्होंने अक्टूबर क्रांति के बाद, वो लिखिए। और इसी का अथवा है कि कोई एक के बारे में टिप्पणी लिखिए निम्नलिखित में से, वो है ड्यूमा, उदारवादी स्टालिन या सामूहिकरण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बोल्शेविकों ने, इसका उत्तर बोल्शेविकों ने
बोल्शेविकों ने निम्न परिवर्तन किए थे, निम्न परिवर्तन किए। ठीक है, उसमें हम लिखते हैं नंबर 1, 4 लिखने हैं हमें। तो पहला है जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, संपत्ति, सामाजिक संपत्ति ना घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, पहला काम तो उन्होंने किया कि जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। दूसरा जो उनका कार्य था वो था किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी। किसानों को, यानी जो किसान थे, जो खेती करते थे, किसानों को सामंतों की जमीन पर, जो भूसामंत होते थे ना, जमींदार टाइप लोग, सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की क्या किया, खुली छूट दे दी, है ना, पूरी तरह से फ्री कर दिया उनको, खुली छूट दे दी, खुली छूट दे दी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो परिवर्तन था वो था कि अभिजात वर्ग के पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अभिजात्य वर्ग के लोगों द्वारा पदवियों के इस्तेमाल पर रोक, पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, इस्तेमाल पर रोक लगा दी, है ना, रोक लगा दी। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया, चौथा जो है वो हुआ सेना और अफसरों की वर्दियों को बदल दिया गया। सेना व अफसरों की वर्दियों को बदल दिया गया, है ना, बदल दिया गया। यानी वो जो बोल्शेविक थे वो साम्यवाद लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो जो जमीनों के सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया कि जमीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो बड़े बड़े भूस्वामी, जागीरदार, जमींदार, सामंत थे, उनकी किसानों को छूट दे दी कि वो उनकी जमीनों पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। ठीक, तीसरा था अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा पदवियों का इस्तेमाल। जैसे पदवी मिलती है, हमारे यहाँ होते थे पहले राय साहब, जमींदार साहब, ये किलेदार साहब, फलाने साहब, ऐसे बहुत सारी पदवियां होती थी। उन पदवियों को समाप्त कर दिया गया हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 के द्वारा। उसी प्रकार वहाँ भी सारी पदवियां जो थी उनकी समाप्ति, क्योंकि ये पदवियां लोगों में, समाज में असमानता पैदा करती थी। यानी कुछ लोग जिनको पदवी प्राप्त है वो विशेष अधिकार प्राप्त है, बाकी के लोग कम अधिकार। तो चूंकि उनको समान अधिकार देने थे तो उन्होंने पदवियों की समाप्ति कर दी और सेना और अफसरों की वर्दियों को बदल दिया। वो अब उन लोगों के अनुसार थी, है ना, उनके अपने एक अलग प्रकार था कि कैसी टोपी लगानी है, कैसा क्या करना है वो। अब है क्वेश्चन नंबर 13 का ही अथवा लिखेंगे। ठीक है, हमें टिप्पणी लिखनी है या तो उदारवाद पर, स्टालिन का सामूहिकरण पर, स्टालिन की, या फिर ड्यूमा के ऊपर। तो चलिए हम ड्यूमा के ऊपर देख लेते हैं। ड्यूमा जो संसद थी, ठीक है, तो इसी का अथवा है, और अथवा है 13 का अथवा वाला, अथवा का उत्तर। तो हम लेंगे ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा क्या है इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर टिप्पणी। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ड्यूमा रूस एक निरंकुश राजशाही था। यहाँ पूरी स्टोरी हम लिखेंगे। रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश यानी बिल्कुल जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो,
निरंकुश राजशाही था, राजशाही था। ठीक है, उसके अलावा और क्या था उसमें, अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के आरंभ में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। ठीक है, अन्य, जैसे अन्य यूरोप में शासक थे ना, अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत, वो सब शासकों के विपरीत 20वीं सदी में जार, जो जार शासक था ना, जार जो है वो क्या था, राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। राष्ट्रीय जो संसद है, यूरोप में सारे अन्य जो देश थे वहां संसद के अधीन था राजा, है ना, पर यहाँ नहीं था, राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, के अधीन नहीं था, है ना, और जिसके चलते वो निरंकुश हो गया था। ठीक है, उदारवादियों द्वारा जार को रूस के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा अर्थात राष्ट्रीय संसद के अधीन कार्य करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। यानी जो उदारवादी थे, उदारवादियों द्वारा जार को संसद के अधीन लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, है ना, अभियान चलाया जा रहा था, है ना, जा रहा था। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, 1905 में इसी प्रयास में समाजवादी और उदारवादियों ने मिलकर क्रांति का आरंभ कर दिया। इसी प्रयास में 1905 में समाजवादी व उदारवादियों ने मिलकर, है ना, क्रांति का आरंभ कर दिया, ठीक है, क्रांति का इन्होंने, यहाँ हम कहेंगे ये संसद, इसको क्या है, ये संसद थी, ठीक, रूस की संसद ड्यूमा। और क्रांति के दौरान मजबूरी में एक निर्वाचित परामर्शदाता संगठन संसद के गठन की सहमति प्रदान कर दी। और क्रांति के दौरान क्या किया उन्होंने, जार के द्वारा क्या कर दिया गया, संसद का गठन कर दिया गया ना, एक निर्वाचित संसद के गठन को सहमति प्रदान कर दी, के द्वारा एक निर्वाचित संसद के गठन को सहमति प्रदान कर दी। तो यही क्या है, इसी परामर्शदाता संगठन को, इसी परामर्शदात्री संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है ना, ड्यूमा कहा जाता है। यानी पहले जार उसके अधीन नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव जब उस पर पड़ा तो उसने मजबूरी में आकर एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था के गठन का सहमति दे दी, जिसको क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है ना, उसी संसद को। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, है ना।
तो इस वीडियो में भी इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है। अगला 14 और 15 और 16 जो चैप्टर क्वेश्चन है वो आगे की वीडियो में लाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, जिससे मैं अप्रिसिएट होती हूँ कि आगे बनाना है इस विषय पर कि नहीं, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बनाने के लिए प्रेरित करते हैं ना कि इस विषय पर बनानी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।